बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। अब ये कौन सी मोशन है, हम इसको भी पढ़ेंगे, और ये मोशन जो है वो बाकी मोशन से किस तरह से डिफरेंट है, इसको भी डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करें, क्यों ना हम एक दफा उन मोशंस को डिस्कस कर लें जो हम इस चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और वो मोशन से मुराद है मेरी वन डायमेंशनल मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन और किसी भी एक एक्सिस में मोशन। ये सारे उसके नाम हैं। जब हमारे पास कोई बॉडी स्ट्रेट एक लाइन में मूव करे तो हम इसे बोलते हैं कि ये हमारे पास वन डायमेंशनल मोशन है, क्योंकि वो एक डायमेंशन में ट्रेवल कर रही है। लेकिन आज के लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात सपोज कर लूं, वो पूरे लेक्चर में, आज के भी और नेक्स्ट आर्टिकल में भी अप्लाई होगी, और वो ये है कि मैं एयर फ्रिक्शन को और सरफेस फ्रिक्शन को इग्नोर कर रहा हूं। किसी किस्म की कोई एयर फ्रिक्शन नहीं है, कोई सरफेस फ्रिक्शन नहीं है, उसके बगैर हम चीजों को स्टडी करेंगे। नाउ स्टूडेंट, जरा देखते हैं। अगर मेरे पास ये एक बॉल है और मैं इस बॉल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक पुश यानी कि एक फोर्स दूं, तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगी। इसकी मूवमेंट को जरा देखते हैं। अगर आप देखें, इसकी मूवमेंट कुछ इस तरह से है कि इट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वक्त के बराबर वक्फों में बराबर फासला तय कर रही है। यानी कि दूसरे अल्फाज में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर एयर फ्रिक्शन को इग्नोर कर दें तो कैसी वेलोसिटी होगी जी? कांस्टेंट वेलोसिटी। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो, वेलोसिटी चेंज ना हो, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे तो हम बोलते हैं कि एक्सेलरेशन इज जीरो। तो हम ये भी कह सकते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट है, हम ये भी कह सकते हैं एक्सेलरेशन इज जीरो। किस एक्सिस की बात कर रहा हूं? हॉरिजॉन्टल में एक्स एक्सिस मूवमेंट। और वो भी कब? जब एयर फ्रिक्शन नहीं होगी। तो ये है हमारे पास एक वन डायमेंशनल मोशन। क्यों वन डायमेंशनल? क्योंकि उसने एक ही डायमेंशन में मूव किया। लेकिन वो इस तरह से मूव क्यों कर रहा है? क्योंकि हमें मालूम है स्टूडेंट्स, इनर्शिया कहता है, लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, कि अगर कोई चीज चल रही है तो वो हमेशा के लिए चलती रहेगी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई हॉरिजॉन्टल मोशन इस तरह से क्यों है, तो आप कहेंगे हॉरिजॉन्टल मोशन इस वजह से है, बिकॉज ऑफ इनर्शिया। तो हॉरिजॉन्टल मोशन इज ड्यू टू इनर्शिया। ये होगी वन डायमेंशनल मोशन। लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वन डायमेंशनल मोशन है। अब जरा इमेजिन करें, अगर मैं किसी बॉल को ऊपर फेंकूं। अब आपको मालूम है, जब मैं किसी बॉल को ऊपर फेंकता हूं तो यहां पर अगर आप एयर फ्रिक्शन इग्नोर कर दें, फिर भी हमें मालूम है कि ग्रेविटी की एक फोर्स मौजूद है जो कि उस ऑब्जेक्ट को नीचे को खींच रही होगी। जब वो उसको नीचे को खींच रही होगी तो चीज जो है वो इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करेगी थ्रू आउट द जर्नी, बल्कि वो क्या करेगी? शुरू में बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता वो स्लो होना शुरू हो जाएगी। तो अगर हम इस मोशन को देखें तो ये मोशन हमें कुछ इस तरह से नजर आएगी। और आप देख रहे हैं कि शुरू में ज्यादा डिस्टेंस और आहिस्ता आहिस्ता स्पीड कम हो रही है, और एक पॉइंट पर आकर स्पीड जीरो हो जाएगी, जहां से वो वापस गिर जाएगा। अगर हमसे ये पूछा जाए कि वर्टिकल मोशन इस तरह से क्यों है, तो आप कहेंगे वर्टिकल मोशन इस वजह से है ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह है। तो हमारे पास जो वर्टिकल मोशन है वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहे। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम वर्टिकल मोशन में देखें तो क्या यहां पर स्पीड कांस्टेंट है? आप कहेंगे नहीं, स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, स्पीड इज वेरिएबल। और जब स्पीड चेंज हो, वेलोसिटी चेंज हो, तो हमारे पास बॉडी में क्या होता है बेटा? एक्सेलरेशन। जिसका मतलब वर्टिकल अगर कोई चीज को फेंके तो उसमें एक्सेलरेशन होगा। ये दोनों वन डायमेंशनल मोशन है, लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है? हॉरिजॉन्टल मोशन जो है वो कांस्टेंट स्पीड मोशन है, यानी कि नो एक्सेलरेशन, जबकि जो वर्टिकल हमारे पास मोशन है उसमें हमारे पास एक्सेलरेशन होता है। बहरहाल एक्सेलरेशन हो या ना हो, ये हमारे पास एक वन डायमेंशनल मोशन है। इन सारी बातों को जो मैंने अभी आपके सामने लिखी हैं, इनको बहुत अच्छे तरीके से अपने नोटबुक में नोट कर लें, क्योंकि ये आगे आपके काम आने वाली है। अदरवाइज आपको ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा। इमेजिन करें कि हमारे पास एक बच्चा एक ट्रक में है और ट्रक रुका हुआ है, और वो बच्चा एक बॉल से कैच खेल रहा है। बॉल फेंकता है और वापस बॉल उसके हाथ में आती है। सपोज करें बॉल वापस उसके हाथ में आती है 5 सेकंड के बाद। आप लोगों ने भी ऐसा किया होगा। लेकिन स्टूडेंट्स, आपके ख्याल में जब ये ट्रक चल रहा होगा और वो बॉल को ऊपर फेंकेगा तो ट्रक तो आगे को निकल जाएगा, तो बॉल गिरेगी पीछे। क्या ऐसा होगा? अगर आपने देखा हो स्टूडेंट, जब आप चलती गाड़ी में
किसी चीज को ऊपर फेंके, गाड़ी जितना मर्जी तेज चल रही है फिर भी आपके हाथ में ही आती है वो चीज, आप फिर भी उसको कैच कर लेते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं होगा। असल में क्या होगा कि जब वो उस बॉल को ऊपर फेंकेगा, वो बॉल 5 सेकंड के बाद उसके हाथ में आएगी, लेकिन हमारे पास अब वो ट्रक उस जगह पर मौजूद नहीं होगा जहां पर वो पहले मौजूद था। इसका मतलब ये हुआ कि जब बॉल वर्टिकल जा रही थी, ट्रक हॉरिजॉन्टल जा रहा था, तो बॉल की वर्टिकल मोशन को ट्रक के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाने से कोई किसी किस्म का फर्क नहीं पड़ा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर लम्हे जो बॉल है वो उस बच्चे के बिल्कुल ऊपर ही मौजूद रही, हालांकि ट्रक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा था। अगर आप ओवरऑल मोशन देखेंगे, क्या आप ये कहेंगे बॉल ने वर्टिकल मोशन की? क्या आप ये कहेंगे बॉल ने सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन की? आप कहेंगे बॉल ने वर्टिकल मोशन भी की है और बॉल ने हॉरिजॉन्टल मोशन भी किया, क्योंकि बॉल अगर हम देखें उस जगह पर नहीं गिरी जहां पर उसको ऊपर फेंका गया था। यानी कि ये एक ऐसी मोशन है जो वन डायमेंशनल नहीं है बल्कि टू डायमेंशनल मोशन है। स्टूडेंट एक और एग्जांपल को देखते हैं। अगर आपके पास एक प्लेन है और ये प्लेन उड़ रहा है और इससे एक पार्सल गिराया जाता है, आप देखेंगे जब ये पार्सल गिरेगा तो ये पार्सल प्लेन के साथ साथ मूव करेगा और हमेशा प्लेन के नीचे रहेगा। यानी कि जिस पॉइंट पर पार्सल को आपने फेंका वहीं नहीं गिरेगा, बल्कि ये भी प्लेन की स्पीड से आगे जाएगा, क्योंकि जब ये प्लेन के अंदर था तो जो स्पीड प्लेन के पास वही इसके पास। यानी कि यहां पर भी आप देखेंगे कि पार्सल के आगे जाने की जो मोशन है हॉरिजॉन्टल मोशन, उसकी वर्टिकल मोशन की वजह से डिस्टर्ब नहीं हो रही। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो भी टू डायमेंशनल मोशन में है। आप पहली वाली एग्जांपल देखें या दूसरी वाली एग्जांपल देखें, दोनों में आप ये बात पर एग्री करेंगे कि बॉडी जो है वो दो डायमेंशंस में मूव कर रही है, यानी कि ये टू डायमेंशनल मोशन हुई। और टू डायमेंशनल में एक हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है, एक वर्टिकल डायमेंशन है, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायमेंशन में मैंने आपको बताया था ना एक्सेलरेशन नहीं होगा। वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा और वो भी किस वजह से होगा? ड्यू टू ग्रेविटी। स्टूडेंट्स बच्चे यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और उनको ये बात समझ में नहीं आती कि ये टू डायमेंशनल मोशन क्या है। लेकिन अगर ये जो सेंटेंस मैं बोलने जा रहा हूँ आप इसको अच्छी तरह से सोच लें, और जब भी आपको प्रोजेक्टाइल के बारे में इमेजिन करने को कहा जाए आप ये सेंटेंस जहन में रखें तो आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। वो सेंटेंस क्या है? वो सेंटेंस ये है कि बजाय आप ये कहें कि प्रोजेक्टाइल इज टू डायमेंशनल मोशन, आप कहें अ प्रोजेक्टाइल कंसिस्ट ऑफ टू वन डायमेंशनल मोशन। यानी प्रोजेक्टाइल के अंदर दो मोशंस हैं, लेकिन अगर आप दोनों को अलग-अलग अकेले अकेले देखो तो वो तो वही मोशन है जो इस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आने के बाद आप इसको किस तरह से लिखेंगे पेपर के लिए, आइए अब जरा वो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने देखा अभी कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो एक ऐसी मोशन है जिसमें ऑब्जेक्ट दो डायमेंशंस में यानी कि दो एक्सिस में मूव करता है, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। और हमने ये भी देखा कि हॉरिजॉन्टल मोशन वर्टिकल मोशन को डिस्टर्ब नहीं करेगी, वर्टिकल मोशन हॉरिजॉन्टल मोशन को डिस्टर्ब नहीं करेगा। वर्टिकल मोशन को पता ही नहीं होगा कि भाई बॉडी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी जा रही है, हॉरिजॉन्टल मोशन को पता भी नहीं होगा कि बॉडी वर्टिकल डायरेक्शन में जा रही है। ये दो इंडिपेंडेंट मोशंस हैं। नाउ स्टूडेंट्स प्रोजेक्टाइल मोशन को डिफाइन कैसे करेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन is a two-dimensional motion। मैंने आपको क्या बताया स्टूडेंट्स? आप कहें ये टू डायमेंशनल मोशन नहीं है, ये टू वन डायमेंशनल मोशंस हैं, एक एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस में। बहरहाल बुक की वर्डिंग को हम फॉलो करेंगे। इज अ टू डायमेंशनल मोशन अंडर constant acceleration due to gravity। देखिए ना, मैंने आपको पहले बताया कि कितने एक्सिस में मूव कर रहा है? दो एक्सिस में। हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, वर्टिकल में एक्सेलरेशन होगा, ग्रेविटी। तो पूरी प्रोजेक्टाइल में अगर हम देखें तो एक ही एक्सेलरेशन है, वो भी ड्यू टू ग्रेविटी है। नाउ स्टूडेंट्स कुछ एग्जांपल्स ऐसी जिनमें बॉडी एक डायमेंशन की बजाय दो डायमेंशन में मूव करे, तो जरा देखते हैं जी। नंबर 1
when a football is kicked at some angle. जब आप किसी भी फुटबॉल को किक करें तो हमारे पास जो किसी एंगल पर किक करें तो हमारे पास वो कुछ इस तरह की मोशन करेगा। अब ये जो हमारे पास मोशन है ये भी एक 2 डायमेंशनल मोशन है। फुटबॉल आगे भी जा रहा है, फुटबॉल ऊपर भी जा रहा है, वाई एक्सिस में भी और एक्स एक्सिस में भी। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल मिसाइल्स है। आपको मालूम है कि जब मिसाइल्स फायर किए जाएं तो मिसाइल्स एक जगह से दूसरी जगह जब जाकर गिरते हैं तो वो भी हमारे पास क्या है, एक 2 डायमेंशनल मोशन है। और अभी जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिखाई एनिमेशंस में, आपने देखा कि वो एग्जांपल्स में समटाइम्स ऐसा होता है कि एक शख्स के लिहाज से 1 डायमेंशनल मोशन है लेकिन किसी और के लिहाज से 2 डायमेंशनल। जैसे कार, जब कार रेस्ट पर थी तो आपने ऑब्जेक्ट को, बॉल को ऊपर फेंका और वापस आपके हाथ में आई, आप समझ रहे हैं 1 डायमेंशनल। लेकिन जब कार चलेगी और आप इसी तरह ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे, वापस आपके हाथ में आएगी, आप अभी भी समझ रहे होंगे 1 डायमेंशनल। लेकिन बाहर से कोई देखेगा, वो देखेगा कार ऐसे जा रही है तो वो कहेगा कि नहीं, ये 1 डायमेंशनल नहीं है, बॉल आगे भी जा रही है। आपको नहीं लग रहा क्योंकि आप भी तो उसी स्पीड से आगे जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि प्रोजेक्टाइल मोशन सम टाइम गेस करना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। इनफैक्ट स्टूडेंट्स, मैं तो ये कहता हूं कि एवरी टाइम व्हेन यू जंप ऑन अर्थ यू थिंक you have moved in 1 dimension but you haven't। तो ये देखिए हमारे पास, अगर मैं एक जमीन पर खड़ा हूं, मैं इसको जंप करता हूं, जैसे ही मैं जंप करूंगा अब मुझे लगता है कि मैं वापस उसी जगह पर आकर गिरा हूं जमीन के ऊपर। लेकिन अगर आपको मालूम हो तो हमें आइडिया कि जमीन भी तो मूव कर रही है सन के गिर्द। तो जब ये पूरा सिनेरियो अगर आप देखें, जमीन भी मूव कर रही है सूरज के गिर्द, तो जब आप जंप करेंगे और आप इस मोशन को गौर से देखें तो आप हालांकि उसी पॉइंट पर आकर गिरेंगे जमीन पर, लेकिन स्पेस में आप उस पॉइंट पर नहीं। तो ये भी एक प्रोजेक्टाइल होगी। तो हमारे पास प्रोजेक्टाइल आपको हर जगह पर नजर आएंगे, इवन उन जगहों पर भी जहां दिखने में 1 डायमेंशन है लेकिन एक्चुअली वो भी 2 डायमेंशनल मोशन किसी और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से बन जाएगी। नाउ स्टूडेंट्स, लास्ट थिंग इज ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी क्या है कि प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसा होता है। देखिए जी, हमने 2 किस्म के प्रोजेक्टाइल देखे स्टूडेंट्स। नंबर 1, एक में हमने प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंका और प्रोजेक्टाइल यूं आकर नीचे गिर गया। ये जो प्रोजेक्टाइल हमने देखा ये भी प्रोजेक्टाइल है क्योंकि हमारे पास एक्स एक्सिस में भी मूव कर रहा है और वाई एक्सिस में भी मूव कर रहा है। ये जो हमारे पास कर्व है ना स्टूडेंट्स, इसे बोलते हैं पैराबोलिक कर्व या पैराबोला। तो अगर हमारे पास आपसे कोई पूछे कि भाई ट्रेजेक्टरी क्या होती है, तो पहले तो आप डिफाइन करेंगे व्हाट इज ट्रेजेक्टरी। पाथ फॉलोड बाय ए प्रोजेक्टाइल। एक प्रोजेक्टाइल जिस पाथ से गुजरेगा, उसका जो पाथ बनेगा उसे हम क्या बोलते हैं कि ये इसकी ट्रेजेक्टरी है। और वो क्या होती है ट्रेजेक्टरी, वो होती है एक पैराबोलिक कर्व। कर्व कई किस्म की होती है, स्पेशल कर्व है पैराबोलिक कर्व। और अगर आप देखेंगे, मैं इस प्रोजेक्टाइल को अगर जैसे फुटबॉल को किक करूं तो फिर यूं जाकर गिरेगा, ये भी प्रोजेक्टाइल है हमारे पास, ये भी हमारे पास प्रोजेक्टाइल है। लेकिन अब ये कर्व इस कर्व से मैच नहीं कर रही। लेकिन अगर आप यहां पर कट करो ना स्टूडेंट्स, तो इतना हिस्सा यही नहीं, तो इसका मतलब ये भी एक प्रोजेक्टाइल ही है। बस ये है कि इसके स्टार्ट में भी प्रोजेक्टाइल है और इसके पहले भी प्रोजेक्टाइल है, बाद में प्रोजेक्टाइल है। तो हमारे पास ये भी एक पैराबोलिक कर्व है। और स्टूडेंट्स, इन दोनों को हमने पढ़ना है। आज मैं इस लेक्चर में आपको ये पढ़ाऊंगा एज ए केस नंबर 1 और इसको पढ़ाऊंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में एज ए केस नंबर 2। क्या इनमें बहुत ज्यादा फर्क होगा? हरगिज नहीं। छोटी छोटी बातें हैं जो हम लोगों ने इसको डिस्कस करनी है। तो अब जरा देखते हैं कि ये केस नंबर 1 को हम लोगों ने किस तरह से डिटेल में पढ़ा। स्टूडेंट्स, ये देखिए जी, स्वीप प्रोजेक्टाइल का केस नंबर 1 हम पढ़ेंगे। और केस नंबर 1 को मैंने नाम दिया है व्हेन अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली, यानी कि बॉल को मैं सिर्फ ऐसे फेंकूंगा। मैंने आपको बताया था अभी कि हमारे पास 2 किस्म के प्रोजेक्टाइल बन सकते हैं। एक में आप बॉल को पहले किसी एंगल पर फेंक रहे हैं, इसमें आप बॉल को हॉरिजॉन्टल फेंक रहे हैं। मैं इस प्रोजेक्टाइल की बात कर रहा हूं। अब मैं हॉरिजॉन्टल फेंकूंगा, लेकिन क्या वो हॉरिजॉन्टल जाता रहेगा? नहीं, वो आगे जाकर कर्व हो जाएगा क्योंकि ग्रेविटी डाउनवर्ड खींच रही है। और हमारे पास जब वो कर्व होगा तो ये कुछ सिस्टम इस तरह से बनेगा।
पहले जब प्रोजेक्टाइल्स को पुराने जमाने में देखा जाता था तो लोग परेशान होते थे कि भाई इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो ना वाई एक्सिस में मूवमेंट है ना एक्स एक्सिस में है, ये वन डायमेंशनल तो है नहीं, तो फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन जब बाद में आज हम लोगों ने देखा भी कि जब ये टू डायमेंशनल मोशन है, लेकिन आप इसको कह सकते हैं कि ये टू वन डायमेंशनल मोशंस हैं, टू वन डायमेंशनल मोशन, यानी कि बॉल की एक्स एक्सिस मूवमेंट वाई एक्सिस को डिस्टर्ब नहीं करे और वाई एक्सिस की मूवमेंट एक्स एक्सिस को डिस्टर्ब नहीं करे। इस सूरत में लोगों को ये आइडिया आया कि क्यों ना हम वाई एक्सिस की कैलकुलेशन अलग करें, और जब वाई एक्सिस की कैलकुलेशन करनी तो वाई एक्सिस का एक्सेलरेशन, वाई एक्सिस का डिस्टेंस, वाई एक्सिस की वेलोसिटी पुट करेंगे। जब एक्स एक्सिस में कैलकुलेशन करनी है तो फिर सारी चीजें एक्स एक्सिस में पुट करेंगे। अब हमें मालूम है हॉरिजॉन्टल मोशन में कि हमने वी हैव इग्नोर्ड एयर फ्रिक्शन, ऐसे ही हमने पहले ये डिसाइड कर लिया था कि देयर इज नो एयर फ्रिक्शन। जब एयर फ्रिक्शन नहीं होगी तो हॉरिजॉन्टल जाने वाली वेलोसिटी को एक ही चीज छेड़ सकती थी और वो थी एयर फ्रिक्शन, और वो तो है नहीं। तो आप देखेंगे बॉडी के जो आगे जाने की जो स्पीड है ये हमेशा बराबर रहेगी। मैं टोटल स्पीड की नहीं बात कर रहा, मैं बॉडी के आगे जाने की स्पीड की बात कर रहा हूं। तो इसका मतलब हम कहेंगे कि ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कांस्टेंट हुई, और आपको मालूम है कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और हमें मालूम है कि अगर किसी चीज की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो उसका एक्सेलरेशन जीरो है। तो हम कहेंगे कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी किस्म का कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब जरा देखते हैं वर्टिकल मोशन को भी। वर्टिकल मोशन नीचे आने की मोशन। देखो नीचे जब मैंने ऑब्जेक्ट को फेंका था उस वक्त ऑब्जेक्ट को मैंने सीधा फेंका, यानी कि ऑब्जेक्ट के इनिशियली नीचे आने की कोई स्पीड नहीं है, वो आगे जाकर नीचे आया लेकिन इनिशियली उसके नीचे आने की कोई स्पीड नहीं है। तो मैं कह सकता हूं कि वर्टिकल मोशन में इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है। आप देख रहे हैं कोई नीचे आने की स्पीड नहीं, बाद में बनी, और फिर जो बाद में स्पीड है नीचे आने की वर्टिकल मोशन की, वो आहिस्ता आहिस्ता स्पीड बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि ग्रेविटी है, ग्रेविटी जो है वो एक्सेलरेट करती है ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ। इसका मतलब क्या वर्टिकल मोशन में एक्सेलरेशन है? तो आप कहेंगे यस, वर्टिकल मोशन में एक्सेलरेशन है, और कितना है? जितना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है स्टूडेंट। ये सारी बातें आपने लिखनी है स्टूडेंट्स, और आपने बुक का जो पहला पैराग्राफ है उसको लिखना है। अब मुझे आज दो चीजें कैलकुलेट करनी है। नंबर वन, प्रोजेक्टाइल कितना नीचे गिरेगा, वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर किया। नंबर टू, प्रोजेक्टाइल जहां गिरेगा वहां से हॉरिजॉन्टल कितना दूर होगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x। तो दो चीजें फाइंड आउट करनी है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x और वर्टिकल डिस्टेंस y। बहुत आसान है। जब आपने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है आपने वही वन डायमेंशन की इक्वेशंस लगानी है, लेकिन सारे पैरामीटर्स जो हैं, सारे वेरिएबल्स आपने हॉरिजॉन्टल के पुट करने हैं। हमें मालूम है स्टूडेंट्स कि s इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये तो पढ़ा हम लोगों ने। लेकिन हम कौन सा डिस्टेंस निकाल रहे हैं? हॉरिजॉन्टल। तो डिस्टेंस भी हॉरिजॉन्टल, उसकी वेलोसिटीज भी हॉरिजॉन्टल और एक्सेलरेशन भी हॉरिजॉन्टल। नाउ स्टूडेंट्स बड़ी आसान बात है, हमें मालूम है डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल में तो x है, VIX इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी वो तो थी हॉरिजॉन्टल में, ये है इनिशियल वर्टिकल, इनटू t प्लस हाफ AX। अब AX क्या है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, हॉरिजॉन्टल में जाने की जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है। ये एक्सेलरेशन स्टूडेंट जीरो हो जाएगा। जब ये एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, ये सारी टर्म जीरो हो जाएगी। तो हमारे पास यहीं पर मैं फाइनल फार्मूला लिख देता हूं कि x इज इक्वल टू VIX इंटू t। आपके पास हॉरिजॉन्टल स्पीड हो और आप टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास कितना आगे जाकर गिरेगा प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल की रेंज क्या होगी ये पता चल जाएगा। अब जरा देखते हैं प्रोजेक्टाइल जो है वो वर्टिकली कितना नीचे आएगा। ये देखिए स्टूडेंट्स, हम फिर से यही फार्मूला लगाएंगे, कोई नया फार्मूला नहीं। लेकिन जब वर्टिकल के लिए कैलकुलेशन करनी है तो हमने सारी चीजें जो हैं वो वर्टिकल वाली निकालनी, बस ये हम लोगों ने ध्यान रखना। लो जी स्टूडेंट्स, ये देखिए, क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ये भी वर्टिकल, ये भी वर्टिकल और ये भी वर्टिकल। अब हमें मालूम है इनिशियल वर्टिकल, इनिशियली तो मैंने फेंका ही हॉरिजॉन्टल में, तो इनिशियल तो वर्टिकल थी ही नहीं, तो इनिशियल वर्टिकल यहां पे मैंने लिखा है कितनी है, 0। और हमारे पास डिस्टेंस y एक्सिस में, वो तो मैंने उसको y का नाम दिया, तो y इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा।
और क्या रह जाएगा, हाफ ए वाई वर्टिकल में एक्सेलरेशन तो ग्रेविटी का है, तो हाफ जी टी स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स, ये हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए, हाफ जी टी स्क्वायर। बस इतनी सी बात थी और यही आपका केस नंबर 1 जो है कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को देखकर शायद आप लोगों को बड़ा नॉर्मल फील हो, लेकिन इस इक्वेशन को देखकर मुझे बड़ा एक शॉक लगा और मैं बताता हूं कि एक्चुअली वो शॉक क्या है। ये देखिए, अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा स्टूडेंट, इस पर अगर मैं यही इक्वेशन अप्लाई करूं, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आपने पढ़ी भी पहले इक्वेशन। आपको मालूम है जब वो ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, जब मेरे हाथ से उसने लीव किया उस वक्त उसकी वेलोसिटी थी 0। जब मैं इधर भी वेलोसिटी 0 पुट करूंगा तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, हाफ और एक्सेलरेशन नीचे आते हुए g का होता है तो टी स्क्वायर। अब हाफ जी टी स्क्वायर ये किसका है, किसके लिए है? ये ऐसी चीज जो बिल्कुल कहां आ रही हो, फ्रीली फॉल कर रही हो, नीचे गिर रही हो, बस प्रोजेक्टाइल नहीं है ये, वन डायमेंशनल मोशन, वही इक्वेशन। और यहां पर भी वही इक्वेशन आई, और ये जो इक्वेशन आई है ये आप देखेंगे तो ये प्रोजेक्टाइल के लिए। इसका मतलब अगर आप यहां t1 पुट करते हैं और आप यहां भी t1 पुट करते हैं तो आपका आंसर तो सेम आएगा। इसका मतलब 1 सेकंड के बाद अगर चीज सीधा नीचे आ रही है वो भी उसी पॉइंट पर पहुंचेगी, और अगर प्रोजेक्टाइल 1 सेकंड के बाद देखेंगे वो भी उसी पॉइंट पर पहुंचेगा।